Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना राइज टाइम। राइज टाइम राइज टाइम जो है अलग अलग सिस्टम के अलग अलग उसका डेफिनेशन है। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है अंडर डैम्प सिस्टम। तो ऐसा टाइम जिसमें आउटपुट रीच फ्रॉम 10% टू 90%। टाइम एट विच आउटपुट रीच फ्रॉम 10% to 90% of the desired output डिजायर्ड आउटपुट आप क्या चाह रहे हो कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट में आए, जो भी आप चाह रहे हो वही चीज आउटपुट में आए। तो आप द डिजायर्ड आउटपुट, और ये रहेगा फॉर दी अंडर डैम्प सिस्टम। तो इसको समझते हैं। अंडर डैम्प सिस्टम का जो आउटपुट जो आपका निकला था, अंडर डैम्प सिस्टम का जो आउटपुट कुछ इस तरीके से आया था, विथ सम डैम्पिंग आपका आउटपुट ऐसा आया था। और ये है मेरा इनपुट जो कि मैं यूनिट स्टेप दे रहा हूँ ए यू ऑफ टी, और आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है विद सम डैम्पिंग के साथ आउटपुट आपका आ रहा है। तो ये मान लेते हैं 4 टाउ है, दैट इज द सेटलिंग टाइम। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, टाइम एट विच आउटपुट रीच फ्रॉम 10% टू 90%। मतलब 10% क्या होगा ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। तो डिजायर्ड आउटपुट क्या है आपका ए है। तो अगर आप ए का 10% करें तो ये आएगा आपका 0.1 ए। इसी तरीके से अगर आप 90% करें तो 90% ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट, दैट मींस ए का 90% क्या होगा 0.9 ए। तो ये जो टाइम है 0.9 ए, दैट इज ये जो टाइम है आपका, दैट इज द राइज टाइम। ये जो बीच का जो समय है, जो जितना समय लग रहा है उसको 10% से 90% पहुंचने में, दैट इज द राइज टाइम। या क्लियर है सबको? ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. 10% से लेके 90%। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आप सो रहे हो और 10% जगे हो, और 10% जगने के बाद से 90% जगने तक का जो समय है, मैं मानूंगा कि तुम उसमें उस समय में राइज हो गए हो, राइज टाइम 10% से 90% आने में। तो दैट इज जो टाइम होगा, दैट इज द टाइम फॉर राइज। तो उसी तरीके से आपका जो इनपुट है, इनपुट था ए, और आउटपुट को 0.9 से 0.1 ए से 0.9 ए पहुंचने का जो समय है, दैट इज द राइज टाइम फॉर द अंडर डैम्प सिस्टम। लेकिन फॉर द ओवर डैम्प सिस्टम क्या होगा, ओवर डैम्प सिस्टम का जो डायग्राम होगा कुछ अलग होगा। ओवर डैम्प सिस्टम विद सम डिले आपको आउटपुट देता है। आपको याद होगा सबसे कम समय लगाता है अंडर डैम्पिंग। That is the under damped system, sorry, over damped system. ये हो गया राइज टाइम 4 टाउ, सॉरी सेटलिंग टाइम टीएस। अगर हम इसमें देखें तो फॉर द केस ऑफ ओवर डैम्प्ड सिस्टम, जो राइज टाइम स्टार्ट होगा फ्रॉम द 0% ऑफ द इनपुट डिजायर्ड आउटपुट, दैट इज द 0 ए से आपका 100 ए, या फिर यू कहे ए तक पहुंचना, 100% ऑफ द ए फॉर द केस ऑफ ओवर डैम्प्ड सिस्टम।
0% to 100% of the desired output for overdamped system. ठीक है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली में ये बता क्या रहा है? एक्चुअली में अगर हम लोग देखें, ये एक्चुअली बता रहा है ट्रांजिट रीजन ऑफ द सिस्टम। ये एक्चुअली बता रहा है ट्रांजिट रीजन ऑफ द सिस्टम। ट्रांजिट रीजन मतलब आप चाह रहे जो आउटपुट ये यहां तक मिल जाए आपको आउटपुट, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम 0A टू या 0.A टू 0.9A या 0A टू A, ये जो ट्रांजिशन है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट रीजन। ट्रांजिएंट रीजन, ठीक है। डेरिवेशन देख लेते हैं। आपका आउटपुट क्या आया था? C ऑफ t इज इक्वल टू आया था आउटपुट A 1 माइनस एक्सपोनेंशियल e स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा n इंटू टी डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा n रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू टी प्लस दी फेज टर्म 5। ये आपका आउटपुट आया था। अब हमको टाइम निकालना है फॉर द केस ऑफ 0.1A एंड 0.9, ऐसा टाइम निकालना है। सीधी सी बात है, मान लो पहला जो समय है उसको मैं T1 ले रहा हूं, जब 0.1A वाला जो समय है डेट इज द T1, और जो 0.9A वाला जो समय है पहुंचने का जो समय है डेट इज द T2। तो यहाँ से जो राइज टाइम हो जाएगा वो T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में, पहले वाले केस में जब T1 है तो C ऑफ t की वैल्यू 0.1A, आउटपुट की वैल्यू 0.1A है, और जब टाइम T2 है तो आउटपुट की वैल्यू 0.9A है, that is the C of T2। तो अगर आप C of T1 पुट करोगे इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में T इज इक्वल टू T1 पुट करूंगा तो C of T1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 0.1 है। तो यहाँ से इक्वेशन ऐसा हो गया 0.1 इज इक्वल टू A1 माइनस एक्सपोनेंशियल जीटा ओमेगा n T1 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा n, या फिर ओमेगा dt लिख देता हूं, प्लस 5। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया 0.9A, मतलब C ऑफ एट t इज इक्वल टू T2, जो आउटपुट होगा C ऑफ T2 जो होगा वो 0.9A होगा। तो जो दूसरा इक्वेशन आ गया 0.9A इज इक्वल टू A 1 माइनस e स्क्वायर माइनस जीटा ओमेगा n T2, t के जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? T2, यहाँ पे भी T1 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी ऑफ T2 प्लस 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करके आपको क्या करना है? T2 माइनस T1 निकालना है, और T2 माइनस T1 ही क्या होगा? आपका राइज टाइम होगा। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो गया। अगर आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप रखोगे तो यहाँ से एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मैं इसको, आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखा है कि हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन से अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखा है कि 0% से 100% तक पहुंचने
का जो समय होगा फॉर द केस ऑफ ओवर डैम्प्ड सिस्टम, ये राइज टाइम होगा। तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, इसी चीज को देख रहे हैं कि पहले ले लेते हैं 0 और सेकंड केस में ले लेते हैं पूरा का पूरा 100% वैल्यू। तो फॉर द केस ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन में C ऑफ T1 क्या होगा आपका, दैट इज द 0 एट T इज इक्वल टू T1, और C ऑफ T2 जो होगा दैट इज द 100%, दैट मींस A। इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं, तो यहां से आ गया पहला इक्वेशन 0 इज इक्वल टू A 1 माइनस एक्सपोनेंशियल e raised to the power जीटा ओमेगा एन T1। और T1 की वैल्यू आप क्या देख रहे हो, T1 जो है एग्जैक्टली ओरिजिन पॉइंट है, T1 जो है एग्जैक्टली क्या है, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज दी T1, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज T1 T2। तो T1 आपको दिख रहा है T इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज दी 0 डिवाइड बाई रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू टाइम की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 5। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दैट इज द A इज इक्वल टू A 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन T2 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी, या फिर पूरा लिख लेता हूं मैं, ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू T2 प्लस 5। तो ये बस मैंने आपको पहला इक्वेशन ऐसे पुट करके दिखाया। पहला इक्वेशन का जो आउटपुट है पूरा 0 को 0 हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा से सीधा एक्सपोनेंशियल ये रेस्ट पर समथिंग 0 का 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 1, ये पूरा पार्ट 1 हो गया, और माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन इस इक्वेशन से पुट करने से ये हम लोग देखा, या फिर फ्रॉम द डायग्राम में ये देखा कि t इज इक्वल टू जो T1 समय है वो T1 इज नथिंग बट 0। अब बस हमको क्या करना है, T2 निकालना है, और T2 निकालने के बाद जो राइज टाइम होगा डेट इज T2 माइनस T1, और T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने 0 देख लिया फ्रॉम द डायग्राम, तो यहाँ से आ जाएगा राइज टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट T2। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली हमको बता रहा है, जो इक्वेशन नंबर 2 है वो हमको डायरेक्टली बता रहा है जो T2 है वो राइज टाइम। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो A कैंसिल हो गया बोथ साइड, तो यहाँ से आ गया 1 को मैं उधर लेके चल देता हूँ, तो 1 इज इक्वल टू, इधर एक कैंसिल हो गया, डेट मीन्स 1 आ गया यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टी आर रूट ओवर 1 है जीटा स्क्वायर। तो ये फर्दर आप लोग फेस टर्म लिख लें। अब देखिए ये 1 और 1 आ गया, दोनों को माइनस करता हूं तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन टी आर डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5 डी टी, दैट मीन्स टी आर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आएगा आपका साइन ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी आर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, आप जानते हैं साइन की वैल्यू 0 तब होती है जब इनवर्स ऑफ साइन, दैट मींस ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी आर प्लस 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 कब होगा, जब एन पाई पे साइन इनवर्स, यहां से आ गया एन पाई रूट ओवर माइनस जीटा स्क्वायर टी आर प्लस 5। तो हमको टी आर निकालना है, तो ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी आर इज इक्वल टू एन पाई माइनस 5, और यहाँ से टी आर आ गया दैट इज द राइज टाइम एन 5 माइनस 5 डिवाइड बाय ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेशन फॉर द राइज टाइम। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये कुछ नहीं है, एन एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन की वैल्यू आप जानते हैं 1 से लेकर इनफिनिट तक हो सकती है, लेकिन एन यहाँ पे एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन इट इज द फर्स्ट ऑक्सीलेशन साइकिल, एन इज इक्वल टू 1, दैट इज द फर्स्ट ऑक्सीलेशन साइकिल।
तो इसको n इज इक्वल टू 1 को समझ लेते हैं क्या दिखा रहा है एक्चुअली में। ये मेरा डायग्राम है। थोड़ा सा ये हो गया, तो ज्यादा ऑक्सीलेशन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये तो मैंने कहा कि 0 से लेके 100 तक विद द फर्स्ट ऑक्सीलेशन साइकिल, ये जो समय है 0 से लेके यहाँ तक का जो समय है, एक साइकिल भी हो गया, आपको दिख रहा है इनडायरेक्टली एक साइकिल दिख रहा है। जब हम लोगों ने इस डायग्राम को बनाया था तो ये पहला साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा था, आपको याद होगा साइन थीटा इनटू एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई किया था, फिर 1 से माइनस किया। ठीक है, तो ये पहला साइकिल हो गया, फिर ये दूसरा साइकिल हो गया, फिर ये तीसरा साइकिल हो गया आपका n इज इक्वल टू 3, और फिर ये यहाँ करीबन में n इज इक्वल टू 4, चौथा साइकिल हो गया। तो पहले साइकिल में अगर आप राइस टाइम की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो समय निकालेंगे, वो जो समय होगा टी आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 पुट कर दिए तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 5 डिवाइड बाई रूट ओवर, या ओमेगा डी लिख देता हूँ, ओमेगा डी। यहाँ से यहाँ तक का जो समय निकालेंगे टी आर फॉर एन इज इक्वल टू 2, इट विल बी 2 पाई माइनस 5 डिवाइड बाई ओमेगा डी। तो यहाँ तक का जो समय है ये टी आर 2 है, टी आर 1 हो गया, और यहाँ से अगर मैं टी आर 3 निकालूं, ये हो गया 3 पाई माइनस 5 डिवाइड बाई ओमेगा डी, और यहाँ तक का जो समय होगा डेट इज दी टी आर 3। तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको जब मैं ग्राफ बना रहा था तो इसे एक बार देख लेना, ये यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा था ना, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा था वो फर्स्ट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा था, आप लोग देखिएगा, क्योंकि माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, इसलिए वो इनवर्स हो गया था। तो साइकिल आपको उल्टा दिख रहा है कि माइनस ऑफ साइन थीटा है, उल्टा हो गया था, इसको देख लेना एक बार। तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा, ये जो है माइनस ऑफ साइन थीटा, फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल। तो आपने ये देखा कि ये पूरा का पूरा जो है पहला साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर दूसरा साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर तीसरा साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके से फर्दर आगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये राइज टाइम है फर्स्ट साइकिल का, मतलब पहला साइकिल देखो, हर साइकिल के बाद वो फिर से 100% हो रहा है। जैसे हम लोग इसको इससे देखें, तो देखिए पहले वाले केस में यहां से लेके यहां तक 100% वैल्यू मिला, फिर दूसरे वाले केस में यहां से लेके यहां तक 100% वैल्यू में आ गया फिर से आउटपुट, लेकिन सेटल नहीं हुआ है, ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीलेशन हो रहा है, सेटल नहीं हो रहा है। सेटल आपको इसमें कहां दिख रहा है, जब एन इज इक्वल टू 3 तक भी सेटल नहीं हुआ है। एक तो ये वाला पहला राइज टाइम हो गया, फिर दूसरा राइज टाइम हो गया, मतलब ऐसा समझो कि आप उठ तो रहे हो फिर से सो जा रहे हो, फिर चौथे साइकिल में ये सेटल हुआ है, आउटपुट जो है चौथे साइकिल में सेटल हुआ है, उसके बाद ये आउटपुट क्या, कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रीजन, मतलब आउटपुट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। स्टेडी स्टेट का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, स्टेडी स्टेट रीजन। और स्टेडी स्टेट रीजन के पहले जब आउटपुट ऑक्सीलेट हो रहा है, वो रीजन होगा आपका ट्रांजिट रीजन। ठीक है, तो दो रीजन से मिलके बना होता है आउटपुट, एक तो स्टेडी स्टेट रीजन जिसमें आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है, और एक होता है आपका ट्रांजिट ट्रांजिट रीजन जिसमें ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट होता रहता है। तो यहां तक क्लियर है सभी को?
Yes, sir. तो नेक्स्ट टाइम देख लेते हैं, डेट इज द पिकअप टाइम। पीक टाइम या पिकअप टाइम, जो भी पिक टाइम। तो ऐसा टाइम एट विच सबसे पीक वैल्यू मिले, आउटपुट की सबसे पीक वैल्यू मिले, तो इसको मैं अलग तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, टाइम एट विच स्लोप ऑफ आउटपुट इज 0। स्लोप ऑफ आउटपुट इज 0। तो पीक टाइम निकालना है। पीक टाइम कौन सा, जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो इस टाइम में देखिए, ये जो टाइम है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, मैक्सिमम आउटपुट। तो ये क्या होगा आपका पीक टाइम, दैट इज द पीक टाइम फॉर द फर्स्ट साइकिल। पीक टाइम फॉर फर्स्ट साइकिल, या फिर यूं कहूं मैं, n इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से सेकेंड जो पीक टाइम मिलेगा आपको, सेकेंड पीक टाइम यहाँ पे मिलेगा, ये सेकेंड पीक टाइम, ये हो गया सेकेंड पीक टाइम। फिर और वैल्यू आप देखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको थर्ड पीक टाइम मिल रहा है, पीक वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पीक टाइम आपको। तो आप क्या देख रहे हो, तीनों ही केस में अगर आप हम लोग स्लोप निकालें, इसमें स्लोप निकालें, तो स्लोप जो होता है, इसी पॉइंट से आप स्लोप निकालिए, तो उस पॉइंट पे एक लाइन खींच दीजिए तो स्लोप मिल जाएगा। ये स्लोप हो गया। अगर ये पॉइंट है तो ये स्लोप हो गया, अगर ये पॉइंट है तो ये स्लोप हो गया, अगर ये पॉइंट है तो ये स्लोप हो गया। लेकिन जो पीक वैल्यू होती है, वहां पे स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा। तो स्लोप आपको क्या दिख रहा है, डेट इज दी 0। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे अपने आउटपुट का और उसको 0 पुट करेंगे। ये चीज क्लियर हो सभी को? Yes, sir. तो सी ऑफ टी स्लोप क्या होता है एक्चुअली में, डी ऑफ डी डेरिवेशन। तो डी ऑफ डी टी ऑफ सी ऑफ टी, जो भी आउटपुट है, आउटपुट क्या है आपका, सी ऑफ टी है। सी ऑफ टी का जब डेरिवेशन करोगे और अगर 0 आ रही है, तो ऐसा जो समय होगा वो पिक टाइम होगा। तो हमारा जो सी ऑफ टी है, उसको फिर से लिख देता हूं। इसको अब डेरिवेशन करना है, ठीक है, डेरिवेशन इसको करना है, और इसकी वैल्यू क्या करनी है, पुट 0 पुट करना है। तो डी ऑफ डी टी ऑफ सी ऑफ टी, तो एक का डेरिवेशन किया, एक का डिफरेंशिएशन किया, तो 0 आ गया, माइनस। सबसे पहले मैं एक्सपोनेंशियल वाला टर्म को डेरिवेशन कर रहा हूं, डेरिवेट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, और यहाँ पे साइन थीटा में भी टी है। तो दो जगह दो अलग अलग फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक तो साइन फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल का पहले डेरिवेशन कर रहा हूँ, साइन को वैसे ही रख रहा हूँ, फिर साइन को डेरिवेट करूंगा, एक्सपोनेंशियल को वैसे ही रखूंगा, ठीक है। तो यहां से आ गया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन क्या होता है, E to माइनस the बाहर power. ले, Yes, sir. ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। और नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को सेम रख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव। और ओमेगा टी टी का डेरिवेशन करोगे, ओमेगा डी टी प्लस फाइव का जब डेरिवेशन करोगे, डेट मीन्स ओमेगा डी बाहर आएगा, ठीक है। तो ओमेगा डी डेट इज ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर बाहर में आ जाएगा, डेट इज नथिंग बट 0।
तो ये 0 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, जब हम लोग इसको 0 पुट कर रहे हैं तो मैं दोनों साइड कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा एक्सपोनेंशियल टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 0 है तो उधर भी जाएगा, ये 0 हो गया। तो ये या तो इसको कॉमन करके मैं 0 कर दूं, ये हो गया, कॉमन ले लिया। रूट और मैंने जीटा स्क्वायर भी कॉमन होगा, तो ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, दोनों उधर कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से आ गया आपका जीटा ओमेगा एन साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव इज इक्वल टू कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा एन भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो यहां से आ गया टेन ओमेगा डी प्लस फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जी। यहां तक किसी को डाउट है? यहां से आ गया ओमेगा डी प्लस टी प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा। तो मैंने आपको याद होगा टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड जीटा की वैल्यू 5 होती है, इसे बताया। या फिर n पाई प्लस 5 होगा, या इसकी वैल्यू n पाई प्लस 5 होगा। यहाँ से ओमेगा डी टी प्लस 5 इज इक्वल टू n पाई प्लस 5। ठीक है, तो 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया आपका t जो कि आपका पिक टाइम है, तो पिक टाइम इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाई दी ओमेगा डी। ओमेगा डी की वैल्यू क्या है, ओमेगा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये हो गया डेरिवेशन फॉर दी पिक टाइम। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। तो इसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरशूट। ठीक है, मैं फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरशूट। ठीक है, जैसे फिर से आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये पहला पिक टाइम है, फिर ये दूसरा पिक टाइम है, फिर ये तीसरा पिक टाइम है। तो इसको हम लोग फर्स्ट पिक टाइम, सेकेंड पिक टाइम, थर्ड पिक टाइम ना बोल के इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरशूट। फर्स्ट ओवरशूट इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरशूट, और इसी तरीके से ये थर्ड ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा टाइम जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 होगा, इस केस में एन इज इक्वल टू 2 होगा, और इसके ये वाला जो थर्ड साइकिल है उस केस में एन इज इक्वल टू 3 होगा। तो फर्स्ट ओवरशूट यदि आप निकालेंगे एन इज इक्वल टू 1, तो TP01 ऐसा लिख सकते हैं, पाई डिवाइड बाई ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आपको याद होगा ये जब मैं फर्स्ट साइकिल ले रहा था, ग्राफ जब मैं बता रहा था, तो ये जो फर्स्ट साइकिल ले रहा था ये 2 पाई बाई ओमेगा डी ले रहा था, और फर्स्ट ओवरशूट जो मिल रहा है आधा साइकिल में मिल रहा है, मतलब ये यहां तक, यहां से यहां तक का जो समय था वो पाई बाई ओमेगा डी था, याद कीजिए जब हम लोग ग्राफ बना रहे थे तो। और ये सेकेंड साइकिल है, इसके बीच का डिफरेंस दैट इज दी टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा डी, ये हो गया। फिर तीसरे वाले का 2 पाई बाई ओमेगा डी। ठीक है, तो ये साइकिल का जो टाइम पीरियड था 2 पाई बाई ओमेगा डी था, क्योंकि साइन थीटा क्या दिख रहा है आपको, ओमेगा डी टी प्लस 5। तो ये इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज दी 2 पाई बाई ओमेगा डी, ये मैंने निकाला था जब ग्राफ बता रहा था। तो जब आप फर्स्ट ओवरशूट देख रहे हो तो ये जस्ट हाफ दिख रहा है, और जब मैंने डेरिवेशन निकाला है वो मेरा सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैं ग्राफ में सोच रहा था और जो मैं डेरिवेशन निकाला हूँ वो लगभग सेम है। ठीक है,
तो ये जो है हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल मतलब ये जो पूरा साइकिल का जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई ओमेगा डी, एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है 2 पाई ओमेगा डी, उसका अगर आधा करोगे तो ये पहला ओवरशूट दिख रहा है, पहला ओवरशूट टाइम दिख रहा है। दैट मींस नथिंग बट पाई अपॉन ओमेगा डी। तो मेरा डेरिवेशन भी सही है और जैसा मैंने ग्राफ में सोचा था वो भी, फ्रॉम द ग्राफ भी आप निकाल सकते हो और फ्रॉम द डेरिवेशन भी निकाल सकते हो। तो पाई अपॉन ओमेगा डी पहला साइकिल हो गया। अब दूसरा जो आएगा वो एक साइकिल के बाद आएगा, दैट मींस पाई अपॉन ओमेगा डी, उसका एक साइकिल के बाद फिर रिपीट होगा दूसरा पिक, जैसा कि हमेशा होता है साइन वेव में। तो ये दूसरा साइकिल रिपीट होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 3 पाई बाई ओमेगा डी। तो पहला ओवरशूट जो मिल रहा है वो n इज इक्वल टू 1 पे मिल रहा है, और जो दूसरा ओवरशूट में जो वैल्यू होगी पीक टाइम की वो होगा 3 पाई बाई ओमेगा डी। क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. या फिर इसको आप लोग नॉर्मल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन कुछ ऐसा होता है, ये पहला पिक टाइम है या पहला ओवरशूट बोल सकता हूं इसको, और ये दूसरा ओवरशूट बोल सकता हूं। पहले ओवरशूट और दूसरे ओवरशूट में कितना समय होगा? उतना ही समय होगा जितना कि उसका टाइम पीरियड है। तो मान लो ये साइन वेव है जिसका टाइम पीरियड टी है, और टी आप जानते हो टी जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट साइकिल का जो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट दोबारा जो रिपीट हो रहा है वो रिपीट होगा उसके एक टाइम पीरियड के बाद। ये जो पॉइंट ए है वो दोबारा रिपीट होगा उसके एक टाइम पीरियड के बाद। तो ये जो वैल्यू है ये आफ्टर 2 पाई बाई ओमेगा के बाद यही वैल्यू आएगी, दूसरा पिक आएगी। तो वही चीज कर रहा हूं, पहला पिक की वैल्यू हमने देखा जो कि हाफ ऑफ द टाइम पीरियड था, जो कि ये कितना, इस टाइम पीरियड का आधा कीजिए, और हम लोग डेरिवेशन से भी देखा दैट इज द पाई अपॉन ओमेगा डी। अब ये जो पहला ओवरशूट है वो रिपीट होगा जब आप इसमें 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड ऐड करोगे, एक टाइम पीरियड के बाद ही रिपीट होगा। वही चीज मैं कर रहा हूँ, पाई बाई ओमेगा डी पहला पिक देखा और उसका फिर टाइम पीरियड ऐड कर दिया, ये टाइम पीरियड, ये हो गया 3 पाई बाई ओमेगा टी। तो यहां से मैं n इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, n इज इक्वल टू 2, या फिर यूं कहें कि यहाँ पे जो सेकेंड ओवरशूट है जिसको n इज इक्वल टू 2 बोला जाता है, सेकेंड ओवरशूट। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले में जो कि मेरा n पाई बाई ओमेगा डी फॉर्मूला है उसमें n इज इक्वल टू 2 नहीं लिखना है, क्योंकि सेकंड ओवरशूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 नहीं लिखना है, वो एक्चुअली में n इज इक्वल टू 3 है। तो यहां से आ गया जो सेकेंड ओवरशूट होगा वो 3 पाई बाई ओमेगा डी होगा। तो अगर मैं जिसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो जो पीक टाइम होगा डेट इज n पाई बाई ओमेगा डी, ये होगा पहला ओवरशूट होगा n इज इक्वल टू 1 पे, दूसरा n इज इक्वल टू 3 पे। n इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ओवरशूट, n इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ओवरशूट, n इज इक्वल टू 7 रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ ओवरशूट, ठीक है। तो ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्मूला। क्लियर है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय ओमेगा डी ऐसे बोल सकते हैं ना? हाँ, ये बहुत अच्छा बोला तुमने, इसको हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओमेगा डी भी बोल सकते हैं। वहीं पे आ रहा था मैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई ओमेगा डी। तो यहीं से मैं जो सेकेंड जो टर्म है दैट इज द अंडरशूट, अंडरशूट जिसमें मिनिमम वैल्यू मिले, जिसमें आउटपुट में मिनिमम वैल्यू मिले, दैट इज द अंडरशूट। तो आप जैसे आपने समझ लिया कि n पाई बाई ओमेगा डी ऑड वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो इवन वैल्यू पे क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया आपका पहला अंडरशूट n इज इक्वल टू 1, या फिर फर्स्ट अंडरशूट, या इसको लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट अंडरशूट। इसी तरीके से ये हो गया n इज इक्वल टू 2, या फिर सेकेंड अंडरशूट। तो आपने देखा यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई ओमेगा डी है, तो वहां पे क्या कर दूंगा मैं, इवन मल्टीपल ऑफ
पाई बाई ओमेगा डी। तो यहां से आ गया पहला अंडरशूट क्या होगा आपका 2n पाई पाई ओमेगा डी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने के पीछे आपने देखते रीजन कि E1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई ओमेगा डी है, E1 मल्टीपल ऑफ पाई बाई ओमेगा डी। इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो 2 पाई बाई ओमेगा डी पहला अंडरशूट मिलेगा। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो 4 पाई बाई ओमेगा डी सेकेंड अंडरशूट मिलेगा। ये जो समय है डेट इज दी पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा डी। फिर इतने ही समय के बाद इसमें 2 पाई ओमेगा डी ऐड करोगे तो सेकंड अंडरशूट मिलेगा डेट इज दी 4 पाई बाई ओमेगा डी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. सर इसके न्यूमेरिकल आते हैं क्या जो डिराइव किए हैं उससे सॉल्व करने का? आता है यार, आता है। ये डेरिवेशन भले ना पूछे, वो डेरिवेशन भले ना पूछे, लेकिन इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन भी हमको आना चाहिए कैसे आया। अब डायरेक्टली अब इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो फिर तुम लोग को भी तकलीफ होगी, तो थोड़ा वो डेरिवेशन भी करा देता हूँ। मैं डायरेक्टली लिख भी सकता था कि फ्रॉम द ग्राफ ऐसा आ गया करके, लेकिन मैं एक्चुअली में वो चीजों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। डेरिवेशन ना आए लेकिन आपका वो जरूर आएगा न्यूमेरिकल। तो आप क्या देख रहे हो, सक्सेसिव ओवरशूट दिख रहा है, अंडरशूट दिख रहा है, और उनके बीच का जो समय है डेट इज दी पाई बाई ओमेगा डी होगा, डेट इज दी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। पहला अंडरशूट दिखा आपको पाई बाई ओमेगा डी में, दूसरा ओवरशूट दिखा 3 पाई बाई ओमेगा डी में, पहला अंडरशूट दिखा आपको 2 पाई बाई ओमेगा डी में, दूसरा अंडरशूट मिला वो आपको 4 पाई बाई ओमेगा डी। ये है ऑड मल्टीपल और ये इवन मल्टीपल। लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट बोलूं कि हर एक ओवरशूट और अंडरशूट के बीच का जो टाइम पीरियड वो क्या है एक्चुअली में पाई बाई ओमेगा डी है। कहीं से भी आप कहीं भी देख लीजिए, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मान लो ये सेकंड पहला ओवरशूट ले लूं और दूसरा पहला अंडरशूट ले रहा हूं, दूसरा ओवरशूट पाई बाई ओमेगा डी दिख रहा है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं परसेंटेज ओवरशूट। तो आप लोगों ने देख लिया कि टाइम किस टाइम पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो सी ऑफ टी 1 माइनस e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5। अब पहला जो अंडरशूट मिल रहा है, पहला ओवरशूट जो मिल रहा है वो किस वैल्यू पे मिल रहा है, टी की कौन सी वैल्यू पे मिल रहा है, जब टी इज इक्वल टू आप पुट कर रहे हो पाई अपॉन ओमेगा डी। तो मैं इसी चीज को पुट करता हूं। तो सी ऑफ पाई अपॉन ओमेगा डी जब हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ए 1 माइनस ओमेगा एन की पूरी वैल्यू लिख देता हूं
ओमेगा एन कैंसिल हो गया, ओमेगा डी कैंसिल हो गया, तो यहां से जो वैल्यू मिल रही है t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा या फिर पाई जीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये मिल रही है c ऑफ पाई ऑफ ओमेगा डी, मतलब a से कितना वैल्यू ज्यादा है, a से इतना वैल्यू ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। a से इतना वैल्यू ज्यादा आ रहा है आउटपुट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि a से इतना जो फैक्टर है वो वैल्यू ज्यादा आ रहा है। कहने का मतलब ये है, ये अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं तो आना चाहिए था a, लेकिन अंडर डैम्प सिस्टम था तो आउटपुट a से ज्यादा हो गया ऑक्सीलेशन की वजह से। तो ये जो वैल्यू है, इतना जो वैल्यू ज्यादा आई है a से, वो ये फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? क्लियर है ये चीज? और इसमें किसी को डाउट है? ये फैक्टर इतने फैक्टर से आगे हो रहा है, a1 माइनस दिस फैक्टर। तो अगर मेरे को निकालना है, जैसे मान लीजिए अगर इसी ग्राफ को मैं जीटा इज इक्वल टू 0.1 के लिए निकालूं, तो ये कितना मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, वो इस ये वैल्यू कहां तक जा रही है ये पता चलेगा c ऑफ पहला अंडरशूट, जो कि t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी। तो या तो आप अपने जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा डी पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी वैल्यू है, या फिर कितने फैक्टर से आगे है। तो हमने देखा डेरिवेशन से कि इतने फैक्टर से आगे, कितने फैक्टर से, e स्क्वायर माइनस पाई जीटा रूट ओवर 1 जीटा स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे a प्लस a, इतने वैल्यू से वो इतना जो फैक्टर है, डेट मीन्स a प्लस a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा की वैल्यू 0.1 पुट किया रूट ओवर 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। इतना जो फैक्टर है, इस फैक्टर से आपका आउटपुट ज्यादा मिल रहा है। यहां तक किसी को डाउट? बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है सर आवाज। कोई डाउट है आप लोग को? डाउट है कि नहीं बताओ, तो फिर आगे बढ़ूंगा। नो सर। नो सर। वही पूछ रहा हूँ ना मैं। तो आपने देखा इतने फैक्टर से ये a है, वो इतने फैक्टर से, माइनस को मत सोचो, वो माइनस वैल्यू एक्सपोनेंशियल का जब आप वैल्यू रखोगे तो वो माइनस में जो वैल्यू रखोगे ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ जाएगी। माइनस के साथ ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी जब आप पुट करोगे जीटा की वैल्यू इन द कैलकुलेटर, तो माइनस a इंटू ई स्क्वायर माइनस पाई जीटा अपॉन रूट ओवर माइनस जीटा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। हो सकता है इसमें डाउट होगा, तो ये वैल्यू आप करके देखना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। तो इतने फैक्टर से
ए से इतना फैक्टर ज्यादा आ रहा है, आना चाहिए था ए, लेकिन इतना फैक्टर ज्यादा आ रहा है। कितना, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू ये है। तो फाइनली जो है, ग्राफ से देखते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए कितना फैक्टर से कम हो गया, ये आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस पाई। तो वहां पे 2 पाई बाई ओमेगा डी आ जाएगा डेरिवेशन में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। n is equal to 3, that is the exponential 3 pi जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है n is equal to 4। तो इतने फैक्टर से वैल्यू ज्यादा या कम हो रही। तो अगर आपको बोला, किसी ने पूछा कि ये वैल्यू बताइए, ये a है, तो ये वैल्यू बताइए, तो ये वैल्यू कितनी होगी? a प्लस a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर होगी। उसी तरह आप उसने पूछा कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये वाली, ये वैल्यू बताओ। ये वैल्यू होगी आपका a माइनस a, कितने फैक्टर से कम हो रहा है आपका? e रेज़ टू माइनस 2 पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो इस वैल्यू से कम हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू पूछेगा कोई, तो a प्लस a एक्सपोनेंशियल माइनस 3 पाई जीटा वैल्यू माइनस। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बोलते हैं परसेंटेज ओवरशूट या परसेंटेज अंडरशूट। कितने फैक्टर से बढ़ रहा है और कितने फैक्टर से कम हो रहा है, दैट इज द परसेंटेज। परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग इसको देखते हैं, कितना परसेंट ओवरशूट मिला, कितना परसेंट ज्यादा आउटपुट मिल गया, कितना परसेंट आउटपुट कम मिल गया, दैट इज द परसेंटेज ओवरशूट या फिर परसेंटेज अंडरशूट। तो आप क्या देख रहे हो, कितने फैक्टर से ज्यादा मिल गया है? पहले वाले केस में इतने फैक्टर से ज्यादा आउटपुट मिल गया है, दैट इज n इज इक्वल टू 1। और दूसरे वाले केस में आप देख रहे हो इतना फैक्टर से आपको आउटपुट कम मिल रहा है। मिलना चाहिए था a, लेकिन मिल कितना रहा है? a माइनस a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई जीटा डिवाइड बाई माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज ओवरशूट। तो अगर हम लोग इसको देखें, ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज ओवरशूट को मैं परसेंटेज एमपी लिखूंगा, ठीक है, एमपी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आपको जब भी आप किसी भी चीज का परसेंट निकालते हैं तो बेस से लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताइए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताइए, तो क्या बोलोगे? प्रॉफिट, यदि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और मैंने उसको 120 रुपए में बेच दिया। कोई भी चीज है, उसको 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो सीधी सी बात है, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में यदि देखोगे तो कैसे निकालोगे? कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला, दैट मीन्स 20 रुपए मिला, मतलब 120 माइनस 100, ठीक है, 120 माइनस 100। अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप 120 माइनस 100, ये तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इसको परसेंटेज में निकालोगे तो यहाँ पे 100 लिखोगे कि यहाँ पे 120 लिखोगे? बताओ। इनिशियल प्राइस लिखेंगे उसमें 100। हाँ, 100। इनिशियल वैल्यू कहाँ से आप बढ़े, कहाँ से कम हुए, तो डेट मीन्स यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी की हाइट 5 फीट थी और 1 साल के बाद 6 फीट हो गई, तो मैं जब भी, मतलब कितना हाइट बढ़ गया 1 सालों में? 1 फीट की हाइट बढ़ गई, तो डेट मीन्स 6 माइनस 5, ये हो गया हाइट इंक्रीमेंट हुआ।
डिवाइड बाई, मैं 6 से डिवाइड नहीं करूंगा, जो मेरा बेस है कहां से मैं बढ़ा और कहां से कम हुआ, ये 5। तो डेट मीन्स 1/5, डेट मीन्स 20% मेरी हाइट बढ़ गई। अगर इसको डिक्रीज के फॉर्म में देखो तो हम लोग परसेंटेज लाभ, प्रॉफिट या लॉस या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फ्रॉम द बेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए में खरीदा और उसको 80 रुपए में बेच दिया, मतलब 20 रुपए की हानि हुई या 20 रुपए का आपको लॉस हो गया। तो जो 20 रुपए का लॉस हुआ, डेट मीन्स 100 माइनस 80, ये जो लॉस हुआ वो डिवाइड होगा, 80 से डिवाइड नहीं होगा, 100 से डिवाइड होगा। जहां से आप चले थे वहीं से आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ लाभ डिसाइड होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. 20%। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि आपको आपका आउटपुट क्या आना चाहिए था, आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। लेकिन आपका आउटपुट, डिजायर आउटपुट ये नहीं हुआ, सम फ्लक्चुएशन के साथ ज्यादा हो गया और कभी फ्लक्चुएशन के साथ कम हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा आया है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है फर्स्ट परसेंटेज ओवरशूट से, और इसको ये जो कम आया है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है फर्स्ट परसेंटेज अंडरशूट से। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं कि आपका जो डिजायर्ड था, डेट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिल गई सीटी मैक्सिमम, सीटी मैक्स, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। आपको डिजायर्ड कितना था, जो आपको चाहिए था सीटी डिजायर्ड, तो सीटी मैक्स माइनस सीटी डिजायर्ड इनटू 100, तो ये होगा आपका फर्स्ट परसेंटेज ओवरशूट। तो इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो आपको ये यहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिली, डेट मीन्स सीटी मैक्स, और आपको जो डिजायर चाहिए था, जो कि मैं डैश डैश लाइन से दिखा रहा हूं, आपको डिजायर जो चाहिए था वो ए चाहिए, तो डेट मीन्स ये डिजायर्ड हो गया। तो जो आउटपुट चाहिए वो हो गया बेस होगा, उस बेस से आगे बढ़ गया या फिर नीचे हो गया, वो सीटी डिजायर मेरा क्या होगा, बेस होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, ये फॉर्मूला क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो आप लोगों ने Yes, देखा, sir. ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि आपको चाहिए था ए, जैसे कि मेरे को प्रॉफिट, मेरे को 100 रुपीज मैंने खरीदा था, तो ये ए हो गया, आपको ये चाहिए था। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, ए प्लस ए एक्सपोनेंशियल पहला ओवरशूट मिल रहा है, एक्स्ट्रा जो वैल्यू मिल रही है पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा। तो यहां से इसको जब माइनस करोगे तो ए माइनस माइनस से ये कैंसिल हो गया, और ये जो है इसको ऊपर नीचे काट रहा हूं, या फिर ऐसा भी लिख देता हूं, ए डिवाइड बाई ए, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो पहला परसेंटेज ओवरशूट होगा, दैट इज फर्स्ट परसेंटेज ओवरशूट इज इक्वल टू माइनस पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो बस इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। मैं बता रहा था कि इतने फैक्टर से वैल्यू बढ़ रही है, तो फैक्टर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता। बस वही चीज हुआ है, डेरिवेशन से भी हमने देखा, बस इतना फैक्टर से बढ़ रहा था वैल्यू, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो फर्स्ट ओवरशूट हो गया। अगर आप सेकेंड ओवरशूट की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई आएगा, माइनस पाई 3 पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो ये होगा आपका सेकेंड ओवरशूट। अगर आप अंडरशूट की बात करें तो अंडरशूट में मैंने बताया था कि क्या होगा, मल्टीपल ऑफ द इवन मल्टीपल ऑफ द एन पाई, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस 2 पाई जीटा रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। तो क्लियर है सभी को? ये फर्स्ट अंडरशूट है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट अंडरशूट, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड अंडरशूट क्या होगा, कितने फैक्टर से आपका वैल्यू कम होगी, वो इतने वैल्यू से कम।
तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो बस एक एक क्वेश्चन बस पूछ रहा हूं कि इसका क्लास किसकी है नेक्स्ट? विवेक सर की। बस एक क्वेश्चन बस आप लोगों से पूछ रहा हूं। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, बस 1 मिनट ले लूंगा और साक्षी उसको ले लेना वो अटेंडेंस। Yes, sir. ये वैल्यू ए है और आपका आउटपुट 1.6 ए आ गया, और जो फर्स्ट सेकेंड वाला जो पीक है या फिर जो ड्रॉप है वो दिख रहा है आपको 0.8 है। तो बताओ फर्स्ट अंडरशूट बताओ कितना होगा, कितना परसेंट होगा? 2.8। फर्स्ट अंडरशूट नहीं, ओवरशूट ओवरशूट। बताओ यार। 60%। हाँ 60। 1.6 a minus a divided by a। हाँ वेरी गुड। 1 पॉइंट किसने बोला भाई? आदित्य सर। हाँ 1.6 माइनस ए डिवाइड बाई इंटू 100। तो चाहिए था आपको ए चाहिए था, तो 1.6 माइनस ए डिवाइड बाई, तो ये आ जाएगा आपका 0.6 इंटू 100। 0.6% से बढ़ गया था तो डेट में 60%। और इसी तरीके से अंडरशूट निकालोगे तो आपको चाहिए था ए, लेकिन आपको 0.8 ए माइनस ए डिवाइड बाई ए करोगे तो ये 20% से आपका कम हो जाएगा। तो -20 जो परसेंट आ रहा है डेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंडरशूट। तो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको इसी क्वेश्चन में जीटा निकालने बोल देता तो आप क्या करते हैं? वो जो फॉर्मूला आपको दिया है एक्सपोनेंशियल माइनस पाई जीटा रूट ओवर, अरे जीटा स्क्वायर लिखा रहा है मेरे से, 1 माइनस ये इज इक्वल टू कितना आया है आपका? पहला 60%, 80% आया। तो ये, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे यूजिंग द कैलकुलेटर, ये क्वेश्चन आएगा। यूजिंग ln 0.8 हो गया, तो यहाँ से जीटा की वैल्यू निकाल लेना, इसको बोथ साइड स्क्वायर करना, तो इन टर्म्स ऑफ जीटा स्क्वायर आ जाएगा, और जीटा स्क्वायर को x लिख देना, फिर आपका जीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जीटा की वैल्यू देख लेना 0.16 आएगी, इसको करके आना। ठीक है, तो आज किसी को डाउट है? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir.